गवर्नमेंट कॉलेज आर ट्रू के यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत है। बीए थर्ड ईयर के जो सेकंड पेपर है आप लोगों के, उसमें हम पढ़ रहे थे भारत के कृषि प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि प्रदेश होते क्या है और कृषि प्रदेशों का डिसाइड हम जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भारत के मुख्य जो कृषि प्रदेश है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ कृषि प्रदेशों का निर्धारण कृषि दशाओं, फसल उत्पादन की समरूपता और उत्पादन विधि एवं भूमि उपयोग के आधार पर किया जाता है। तो कृषि दशा का मतलब कृषि की परिस्थिति कैसी है, फसल उत्पादन की समरूपता मतलब फसलें एक प्रकार की है, अलग अलग प्रकार की है, उत्पादन की विधि कौन सी है, प्राचीन विधि है, आधुनिक विधि है, भूमि उपयोग किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके आधार पर हम कृषि प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, भारत में भौगोलिक विभिन्नता के कारण कृषिगत फसलों एवं कृषि उत्पादन विधियों में विविधता पाई जाती है। भारत में भौगोलिक विविधता है क्योंकि कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर बारिश कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है बारिश। ठीक है, तो इस तरह से भौगोलिक विविधता है। इसके कारण क्या हुआ, कृषिगत फसलों में और उत्पादन की विधियों में अंतर आ गया, क्योंकि कहीं पर चावल बोते हैं, कहीं पर गेहूँ बोते हैं, कहीं पर बाजरा करते हैं। ठीक है, कहीं पर सब्जी वाली फसलें बोते हैं। तो इस तरह से भौगोलिक विविधता होने के कारण फसलों में और उत्पादन विधियों में अंतर आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण अलग अलग विद्वानों ने भारत के कृषि प्रदेशों का विभाजन किया है। क्योंकि अगर भौगोलिक विभिन्नता जो है वो अगर नहीं होती, सब जगह भौगोलिक समानता होती, तो फिर ये जो कृषि प्रदेश है वो हम नहीं बना पाते। क्योंकि कृषि प्रदेश जो है वो समरूपता के आधार पर बनता है। एक जैसे एरिया को एक प्रदेश मान लेते हैं, दूसरे जो उससे डिफरेंट होता है उसको दूसरा प्रदेश मान लेते हैं। इस तरह से हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, आगे हैं कृषि प्रदेशों के सीमांकन में विद्वानों ने कृषि की समरूपता, विविध फसल संयोजन, फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, कृषि उत्पादन की विधि, श्रम, पूंजी का उपयोग, उत्पादित कृषिगत फसलों, कृषि संयंत्र, आवास, ये सारी चीज़ें जो है इनको ध्यान में रखा है। ठीक है, उसके बाद कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया है कि यहाँ तक कौन सा कृषि प्रदेश है, वहाँ उससे आगे कौन सा कृषि प्रदेश है। इस तरह से सीमांकन जो किया है उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। जैसे कृषि की समरूपता, विविध फसल कौन कौन सी बोते हैं, उसमें फसलों का संयोजन कौन सा, जो फसलें ले रहे हैं वो कौन सी, जैसे गेहूँ ले रहे हैं उसके साथ बाजरे वगैरह की फसल लेते हैं दूसरे मौसम में। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन किस तरह का है वो देखते हैं। फसलों एवं पशुओं का साहचर्य मतलब फसल बोते हैं या उसके साथ पशु वगैरह पालन भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका साहचर्य कैसा है, कृषि उत्पादन की विधि कैसी है। ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करते हैं या फिर हल वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, श्रम का कितना यूज़ हो रहा है, चावल वगैरह में श्रम का ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ फसलों में श्रम का कम यूज़ होता है। पूंजी का उपयोग कितना है, कुछ देशों में जो है सारे काम मशीनों से होते हैं, कुछ देशों में सारे काम हाथ से होते हैं। ठीक है, उत्पादित कृषिगत फसलें कौन कौन सी है, ठीक है, इनका उपयोग क्या है, कृषि संयंत्र कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आवास खेतों में रहते हैं लोग या फिर खेत बाहर होते हैं, इस तरह से आवास किस तरह से उनका होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हुए कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कृषि प्रदेश क्या होते हैं और उनका डिसाइड हम कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत के जो कृषि प्रदेश है वो कौन कौन से हैं और उनका डिसाइड किस किस ने किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर MS रंधावा का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ इससे भी काम चला सकते हो, एग्जाम अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसका लिख के आ सकते हो। तो इसका हम देखेंगे, जिसने सबसे पहले इसकी बुक लिखी थी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया, 1958 में लिखी थी। इसमें इन्होंने सबसे पहले भारत को कृषि प्रदेशों के आधार पर बांटा था। ठीक है, तो इसने भारत को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा था, वो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 5 कृषि प्रदेश जो है वो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। और इसमें से पहला जो है वो है शीतोष्ण हिमालय कृषि प्रदेश। ठीक है, ये पहला कृषि प्रदेश है। तो शीतोष्ण हिमालय कृषि प्रदेश नाम से आपको पता लग रहा है ये हिमालय के क्षेत्र में है। ठीक है, शीतोष्ण तो जलवायु है वहाँ की, इसलिए शीतोष्ण इसके साथ लगा दिया। ठीक है, शीतोष्ण हिमालय कृषि प्रदेश। तो इसके अंतर्गत उत्तरी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, जहाँ मुख्य रूप से चाय, ठीक है, चाय, चावल, फल, आलू, मक्का आदि फसलें बोई जाती है। ठीक है, तो भौगोलिक विविधता के आधार पर इसके 2 उपभाग किए गए, इसको 2 पार्टों में बांट दिया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, उत्तरी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है उसको इसमें शामिल किया गया। तो भारतम पर्वत तो कई जगह पे अरावली है और कई सारे पर्वत है, शिवालिक वगैरह, लेकिन उत्तरी हिमालय पर्वत जो है मतलब उत्तर में जो पर्वत है उसको हम हिमालय बोलते हैं, और वो एरिया इसमें शामिल है। ठीक है, इस पहला जो कृषि प्रदेश है शीतोष्ण हिमालय कृषि प्रदेश, इसमें हिमालय पर्वत वाला जो एरिया है वो वाला इसमें आता है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट कर दिए, पहला और दूसरा। ठीक है, तो पहला है पूर्वी हिमालय कृषि प्रदेश, हिमालय को 2 पार्टों में बांटते हैं। तो इसी तरह कृषि प्रदेश जो है हिमालय, उसको भी हमने 2 पार्टों में बांट दिया, पूर्वी हिमालय कृषि प्रदेश और सेकंड पश्चिमी हिमालय कृषि प्रदेश। ठीक है, पहला जो है उसमें
यहाँ वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक होने के कारण चाय एवं चावल का उत्पादन किया जाता है। अब पूर्वी हिमालय जो है वहाँ क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पर चाय एवं चावल का उत्पादन होता है, क्योंकि दोनों फसलों को बारिश ज़्यादा चाहिए, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो इलाके हैं इसमें हिमालय पाया जाता है, पूर्वी हिमालय, और यहाँ पर चाय एवं चावल की फसलें बोते हैं, तो ये अलग हो गया, ठीक है। दूसरे वाला जो है उससे अलग अलग है, देख लेना आप आगे। इसके बाद है पश्चिम हिमालय कृषि प्रदेश। इसमें क्या होता है, जलवायु भूमध्य सागर के समरूप होने के कारण यहाँ विविध फसलों को उत्पादन, जैसे नाशपाती, बादाम, केरी, बेरी, आलू आदि इनका उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बारिश कम होती है, लेकिन यहाँ की जलवायु जो है इनके अनुकूल है। जैसे नाशपाती, बादाम वगैरह की, जो बादाम वगैरह हम यूज़ करते हैं वो यहाँ से ही आता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह ये राज्य है, यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, बादाम, सेब वगैरह, ठीक है। तो इस तरह की जो नाशपाती वगैरह ये फसलें हैं ये सारी यहाँ उगाई जाती है। तो आपको सीधा अंतर दिख रहा होगा, यहाँ पर चावल, चाय एवं चावल उगाते थे उस एरिया में, इस एरिया में ये चीज़ें उगाते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये राज्य जो है इसमें शामिल है, ठीक है। इसके बाद सेकंड कृषि प्रदेश है भारत का, वो है उत्तरी शुष्क गेहूँ उत्पादन कृषि प्रदेश। तो इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो एरिया, नाम से पता लग रहा है, इसमें आ रहा है वर्ड उत्तरी शुष्क, ठीक है। क्या वर्ड आ रहा है, उत्तरी वर्ड आ गया, मतलब उत्तर भारत, ठीक है। दूसरा शुष्क वर्ड आ रहा है, शुष्क वर्ड का मतलब है यहाँ पर बारिश कम होती है, वो वाला इलाका, ठीक है। तीसरा वर्ड आ रहा है इसमें गेहूँ उत्पादन प्रदेश। गेहूँ उत्पादन प्रदेश का मतलब इसमें गेहूँ की फसल मुख्य रूप से होती है, और भी फसलें हैं लेकिन मुख्य फसल इसमेमें गेहूँ है। तो इस तरह से ये जो एरिया है इसका आपको लोकेशन मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कहाँ पे है, ठीक है। भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिम में स्थित इस प्रदेश में 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, मतलब बारिश थोड़ी कम होती है, ठीक है, जिसके कारण गेहूँ, मक्का, कपास, गन्ना, जौ आदि फसलें यहाँ उत्पादन होती है। इस वाले इलाके में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, गेहूँ, मक्का, कपास, गन्ना, जौ आदि फसलें होती हैं, आप लोगों को पता भी है ये चीज़ का, ठीक है। गेहूँ की फसल की प्रधानता पाई जाती है, मतलब मुख्य रूप से गेहूँ की फसल यहाँ पे होती है। इसमें आते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये जो राज्य है मतलब उत्तरी भारत जो है इसमें शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश कम होने के कारण इसको शुष्क प्रदेश बोलते हैं, और उत्तरी भारत यही, तो उत्तरी शुष्क गेहूँ उत्पादन कृषि प्रदेश इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो 2 कृषि प्रदेश हम लोगों ने देख लिए हैं। आगे हम देखेंगे तीसरा कृषि प्रदेश, ठीक है। तीसरा कृषि प्रदेश जो है इसका नाम है पूर्वी चावल उत्पादक कृषि प्रदेश। तो भारत का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, उत्तर में हमने 2 पढ़ लिए, एक तो हिमालय वाला पढ़ लिया, दूसरा जो शुष्क प्रदेश है वो पढ़ लिया, तीसरा है पूर्वी चावल उत्पादक कृषि, मतलब पूर्वी भारत जो है वो वाला क्षेत्र जो है उसमें चावल की प्रधानता ज़्यादा है, वहाँ पर चावल ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसका नाम रख दिया पूर्वी चावल उत्पादक कृषि प्रदेश। इस क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, मतलब बारिश थोड़ी अधिक होती है, जिसके कारण अधिकतर भाग पर चावल तथा जूट, गन्ना, चाय व अन्य फसलें होती है। तो ये सारी जो फसलें, चावल, जूट, गन्ना, चाय, इनको क्या होता है, बारिश ज़्यादा चाहिए इनको, ठीक है। तो इस तरह की फसलें यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य कौन कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय वगैरह, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी है इसका विस्तार। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तरी पूर्वी तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी वाला पार्ट है वो वाला पार्ट। तो ये जो सारे राज्य है यहाँ पर क्या होता है, चावल की खेती होती है, ठीक है, मुख्य रूप से चावल की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, इस कारण से यहाँ पर चावल बोला जाता है। तो इसको हम पूर्वी चावल उत्पादक कृषि प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा और पांचवा बचा है। तो चौथा जो है वो है दक्षिणी मोटे अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश। उत्तरी भारत का एक प्रदेश हमने पढ़ लिया, पूर्वी भारत का हमने पढ़ लिया, अब आ गया दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत का मोटा अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश, इसको हमने एक अलग कृषि प्रदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे मोटे अनाजों की खेती होती है। मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह, ये सारी चीज़ फसलें हैं, रागी वगैरह, ये आती है मोटे अनाजों में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बारिश होती है 50 से 100 सेंटीमीटर, बारिश इसमें भी कम होती है, ठीक है। जहाँ ज्वार, बाजरा, रागी, कपास, रेंडी, मूंगफली आदि ये फसलें जो है इस एरिया में बोई जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र में काली, पीली और लाल 3 तरह की मिट्टी होती है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले पार्ट में, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाला पार्ट है उसमें लाल पीली मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पे है, केरल वगैरह में लेटराइट मिट्टी है। आप लोगों को ये भी चैप्टर में पहले पढ़ा चुका हूँ मिट्टी वाला, ठीक है। यह कृषि प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कुछ पार्ट, महाराष्ट्र के कुछ जो पूर्व वाला पार्ट है वो, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो क्षेत्र है इसमें ये प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। दक्षिणी मोटे अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश, तो इसमें मोटे अनाजों की खेती होती है और दक्षिण में ये है ही, इस कारण से इसको दक्षिणी मोटे अनाज उत्पादक कृषि बोल दिया, ठीक है, कृषि प्रदेश बोल दिया।
इसके बाद पांचवा जो कृषि प्रदेश है वो है पश्चिमी समुद्र तटीय कृषि प्रदेश। ठीक है, तो ये इसमें भी नाम से क्लियर हो रहा है, पश्चिम वाला पार्ट एक तो, और दूसरा समुद्र का तटीय वाला इलाका जो है वो इसमें आता है। ठीक है, पश्चिमी समुद्र तटीय कृषि प्रदेश। तो इस प्रदेश में 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वो पहाड़ी है। ठीक है, जो तट के सारे फैली हुई है, तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण ये वेटलैंड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है जहाँ वर्ष भर आर्द्रता उच्च रहती है, जिसके कारण नारियल, काजू, रबर, कहवा, इलायची, काली मिर्च, ये जो फसलें हैं ये सारी यहाँ पे पैदा होती है। ठीक है, नारियल आपने सुना होगा, साउथ से आता है, केरल, कर्नाटक वगैरह, इन राज्यों में नारियल खूब होता है। काजू वगैरह वो भी सब वहाँ से आते हैं। रबर की खेती आपको पता है, कर्नाटक, केरल इसके लिए फेमस है। ठीक है, कहवा के लिए कर्नाटक फेमस है, इलायची, काली मिर्च इसके लिए केरल फेमस है। तो ये जो पश्चिम वाला पार्ट है भारत का, ठीक है, जो समुद्र के तटीय वाला इलाका है और जो पश्चिम वाला इलाका है, वहाँ पर ही सारी फसलें होती है। ठीक है, तो ये अलग प्रकार का कृषि प्रदेश हो गया, क्योंकि ऊपर वाले जो बताए थे मैंने चार, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, उनमें आपस में भी अंतर था, लेकिन ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका विस्तार केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के तटीय भागों में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।